आज हम भारत और यूनानी आक्रमण के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वीं सदी ईसा पूर्व में लगभग यूनान में सभ्यता का उदय हुआ। यूनानी के पश्चिमोत्तर में सारा यूरोप अभी भी अज्ञान और बारंबारता के अंधकार में पड़ा हुआ था। 7वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व में यूनान में बड़ी उन्नति हुई। यहाँ पर कई सभ्य और संपन्न राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें से अधिकांश गणराज्य नगर राष्ट्र थे। परंतु 4वीं सदी ईसा पूर्व में गणराज्यों का ह्रास होने लगा। यूनान के उत्तर मतकुनिया में एक साम्राज्य का उदय हुआ। वहाँ के राजा फिलिप ने यूनान के सभ्य किंतु छोटे और दुर्बल राज्यों को परास्त किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब कि जो 9वीं सदी ईसा पूर्व था उसमें यूनान अभी भी पूरा से संपन्न राज्य नहीं हुआ था। वो अभी भी अज्ञान और बर्बरता के अंधकार में ही था। उसके बाद 6ठी और 7वीं सदी ईसा पूर्व में यूनान में बड़ी उत्पत्ति हुई। वहाँ पर कई सभ्य और छोटे छोटे राज्य की स्थापना होने लगी। या वो तो गणतंत्र थे, मतलब वो राजतंत्र नहीं थे। उसके बाद उत्तर के यूनान में मतकुनिया का एक साम्राज्य का उदय हुआ। वहाँ के राजा फिलिप ने यूनान के सभ्य किंतु छोटे छोटे और दुर्बल राजाओं को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यही प्रक्रिया भारतवर्ष में भी चली। मगध ने उत्तर में छोटे छोटे राजतंत्र को और गणतंत्र को जीतकर आत्मसात कर लिया, परंतु भारत के पश्चिमोत्तर में अभी भी एक छोटे राज्य में बटा हुआ था। मतलब कि जैसे कि जो प्रक्रिया राजा फिलिप ने यूनान की सभ्यता के साथ किया था, वैसा ही मगध के जो साम्राज्य थे वो अपने उत्तर में छोटे छोटे जो राज्य थे वो जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। परंतु जो पश्चिम का भाग था वो अभी भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसको मगध के साम्राज्य में नहीं मिलाया था, उसको जीता ही नहीं गया था। उसके बाद हम चलिए देखते हैं सिकंदर की विजय। बात कर लेते हैं सिकंदर के विजय। इसे जानने से पहले हम थोड़ा बहुत सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। वो फिलिप का बेटा था सिकंदर और उसकी माता का नाम ओलंपिस था। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। फिलिप के वीर और महत्वाकांक्षी बेटे सिकंदर को इस बात का दुख हुआ कि उसके पिता ने सारा यूनान जीत लिया और उसके विजय के लिए कोई प्रदेश बचा ही नहीं था। असभ्य और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए यूरोप के जीतने में ना तो उसकी कोई रुचि थी और ना ही लाभ। इसलिए उसकी दृष्टि पश्चिम एशिया और मिस्र के सभ्य और संपन्न देशों में पड़ी। ईरानी साम्राज्य से वो परिचित था और इसके पूर्व में भारत के बारे में भी सुन रखा था। जैसे कि इसे कहने का मतलब है कि जो फिलिप के वीर बेटे सिकंदर था उसको इस बात का दुख था कि उसके पिता ने सारा यूनान जीत लिया था और अब उसके विजय के लिए कोई क्षेत्र बचा ही नहीं था जिसके कारण वो युद्ध लड़ सकता था। और आर्थिक और असभ्य यूनान को जीतने में उसे कोई रुचि भी नहीं थी और ना ही कोई लाभ था। इसलिए वो अब भारत पर युद्ध करना चाहता था और मिस्र के बारे में भी वो पहले से जानता था। उसके राज्यारोहण मतलब जब वो राजगद्दी पर बैठा 1928 में वो राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद सिकंदर ने अपने दिग्विजय प्रारंभ किया और मतकुनिया और यूनान के सैनिकों की विशाल और संगठित सेना को लेकर पश्चिम एशिया और मिस्र को जीता। इसके पीछे उसने भारत में दुर्बल ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसके पीछे हिंदुकुश के दक्षिण में उतरकर भारतवर्ष पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिकंदर और भारत। सिकंदर और सीमांत भारत में पश्चिमोत्तर भाग कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में वैरमय कलह और संघर्ष चलता रहता था। इसलिए सिकंदर को भारत की संयुक्त और संगठित शक्ति का सामना प्रायः नहीं करना पड़ता था। इसके विपरीत एक नीच पदलपी स्वार्थी और विद्रोही देशद्रोही व्यक्तियों और राजा ने सिकंदर को निमंत्रण किया और देश का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। हिंदुकुश के उत्तर में शशिगुप्त नाम का एक भारतीय राजा था जो ईरानियों के साथ सिकंदर के विरोध में लड़ा था, परंतु हार जाने पर वह सिकंदर का मित्र हो गया और उसने भारत पर आक्रमण करने की सहायता की। जब सिकंदर देश के बाहर ही था तो तक्षशिला के राजकुमार अभ्भिक ने
उसको भेजा और सहायता का आश्वासन दिया। इसी प्रकार पुरुषावती के संजय, काबुल के कायूफस, अजुदिस आदि सिकंदर के अधीन मैत्री स्वीकार कर उसको सहायता दी, परंतु सिकंदर के लिए भारत में प्रवेश करना और तसीला का अतिथि स्वीकार करना तब तक संभव नहीं था जब तक कि कपिसा और तसीला के बीच स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाकू जातियों को जीत नहीं लेता। इन जातियों ने पग पग सिकंदर का सामना किया। अब देख लेते हैं कि उसने किस किस के साथ युद्ध किया। सबसे पहले सिकंदर को अश्वकों और गोरों का मुकाबला करना पड़ा। घोर युद्ध के बाद ये जातियाँ हारी। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इसके आगे नीसा नाम की जाति मिली। पहले तो उसने सिकंदर का विरोध किया, परंतु बाद में कलह भेजकर वह यूनानियों जाति की ही थी और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसने आगे बढ़ा। फिर यहाँ से बढ़ने पर पूर्वी अवशकों और अश्वाकों को प्रदेश मिला, जिसकी मगध नाम की दृढ़ राजधानी थी। इसके वीर पुरुष और स्त्रियाँ के भीषण युद्ध हुआ, जब तक उनसे एक भी जिंदा रहा आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके बाद पश्चिमी गांधार के राजा हस्त ने 1 महीने तक सिकंदर पर रोक कर रखा था। सिकंदर जीते हुए प्रदेशों शशिगुप्त छप्पर बनाकर आगे बढ़ा और पूर्व गांधार के राजकुमार अभी की सहायता से सिंधु पार कर तिसला पहुंचा। यहाँ पर सिकंदर और उसकी सेना मांस, मदिरा आदि से बड़ा आगत स्वागत हुआ। तसीला के राजा की सहायता से सिकंदर के पूर्वी प्रदेशों में आक्रमण करने की पूरी तैयारी की। तसीला ने राजा के पड़ोस के केकेराय युद्ध से राजनीतिक शत्रुता थी। ठीक है, अब आते हैं सिकंदर और पुरु का युद्ध। सिकंदर और पुरु का युद्ध। पुरु के पास दूत भेजा और कहलाया कि उसकी सेवा में उपस्थित होकर उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले। पुरु ने उत्तर दिया कि वह युद्ध में उसके सामने उपस्थित होकर उसका स्वागत करेगा। युद्ध की आकांक्षा तो थी ही। अभिसार के राजा ने पुरु से सहायक मैत्री कर ली थी। सिकंदर की सेना ने अपने मित्रों के साथ झेलम के पश्चिम किनारे पर आ डटी और उसका सामना करने के लिए पुरु की सेना झेलम के पूर्वी तट पर इकट्ठा हुई। महीनों तक दोनों सेनाएं झेलम के दोनों किनारे पर सामने आ पड़ी, किंतु आक्रमण करने के लिए सिकंदर का साहस नहीं हुआ। एक दिन रात को आंधी और वर्षा के आवरण में सिकंदर अपनी सेना 20 मील ऊपर ले गया और चुपके से सिंधु पार करके पुरु की विशाल सेना पर आक्रमण करने का विचार किया। यहाँ पर सिकंदर अपना संकल्प भूल गया था, जिससे उसने ईरानी के सम्राट दारा की विशाल सेना पर आक्रमण करने के पूर्व किया था। जो भी हो, रात्रि में आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना तो विजयश्री की चोरी होगी। अब तो रण क्षेत्र में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आस पास आ गई थी। पुरु के साथ हाथी एवं पैदल धनुष बाण से लड़ने वालों की अपार सेना थी। खुले मैदान में जाकर उसका मुकाबला करने सिकंदर के लिए कठिन। दुर्भाग्य से पानी और कीचड़ के कारण पुरु के रथ बेकार हो गए थे और पैदल सैनिक भी गीली मिट्टी जमीन में बड़े लंबे और धनुष पर बाण नहीं चढ़ा सकते थे। सिकंदर के पास विशाल बंजमारी और धनुधर घुड़सवार थे। यूनानी घुड़सवार ने पुरु की सेना पर जोर से आक्रमण किया। दोपहर तक भारतीयों ने कड़ा मुकाबला किया और एक समय ऐसा मालूम पड़ रहा था कि यूनानी हार जाएंगे। इसी बीच मानों और भालों से घायल हाथियों ने पागल कर दिया और भारतीय सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया और पुरु की सेना में भगदड़ मच गई। परंतु पुरु ईरानी सम्राट द्वितीय द्वारा की तरह ही रण छोड़कर भागे नहीं। वह ऊंचे हाथी पर चढ़कर लड़ता रहा, सेना का नेतृत्व भी करता रहा। वह स्वयं घायल हुआ, परंतु देश ने देशद्रोही आभि पर भाला चलाया, परंतु आभि सहयोग से बच गया। सेना के तितर बितर हो जाने पर पुरु गिर गया और बंदी के रूप में सिकंदर के पास खड़ा हुआ। 100 फीट विशालकाय पुरुष अंतिम समय तक युद्ध पे लड़ता रहा। उसके शरीर में 9 घाव और प्रायः अवस्था में पकड़ा गया। सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु ने गुरु से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। पुरु की निर्भीकता और उसके पुरुष साहस और स्वाभिमान की ऊंची भावना से सिकंदर अत्यधिक प्रभावित हुआ और प्रसन्न कर उसने पुरु को उसका राज्य लौटा दिया। सिकंदर जैसे अनुदार व्यक्ति
को अपने शत्रु के साथ ऐसी उदारता प्रदर्शित करना, उनके कारण सिकंदर एक अत्यधिक सफल राजनीतिक सिद्ध होते हैं। अपने इस व्यवहार से सिकंदर ने पूर्व राज्य पर ही आधिपत्य स्थापित नहीं किया, बल्कि उसके हृदय में भी अपने आधिपत्य कर लिया था। पारस्परिक कटुता और वैषम्य को मिटाकर बुरों से सहयोग और सम्मान प्राप्त करने में उससे दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता था। अब हम लोग देख लेते हैं व्यास नदी से लौटना और उसके कारण। किस कारण से सिकंदर ने व्यास नदी से लौट गया था? व्यास नदी से सिकंदर का लौटना और उसके कारण पर चर्चा कर लेते हैं। कंठों से जीतने के बाद सिकंदर व्यास नदी के किनारे पहुंचा। यहाँ पर उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने सेना को बहुत समझाया और उसके सामने गर्व, आत्मसम्मान और विजय का प्रलोभन से भरा हुआ था यशस्वी भाषण दिया। वीरों, मैं जानता हूँ कि इस देश में रहने वाले पिछले दिनों में बहुत सी झूठी अफवाहें फैला रखा है, जिनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारा हृदय में आतंक करना, संचार करना है, परंतु इस प्रकार के निराधार प्रचार तुम्हारे अनुभव में नए नहीं हैं आदि, किंतु इसका कुछ भी प्रभाव न हुआ। लज्जा के मारे हम 3 दिन तक अपने शिविर में ही पड़ा रहा है और हताश होकर लौटने का निश्चय किया है। यह प्रश्न होता है कि सिकंदर की वजह से सेना ने आगे बढ़ने से क्यों इनकार कर दिया। यह तो स्पष्ट है कि सिकंदर के नेतृत्व में सेना का पूरा विश्वास था और उसी के सहारे वह यूनान से चलकर इतनी दूर बढ़ गया था। अंततः सिकंदर से असंतोष की कोई बात नहीं उठती। अवश्य हो कुछ गंभीर कारण रहे होंगे, उसने सेना के पांव नहीं उठ रहे थे। देख लेते हैं कि क्या कारण था जिसके कारण सिकंदर की सेना के पांव नहीं उठ रहे थे। पहला कारण है सिकंदर के लौटने का दूसरा राजनीतिक कारण था। उसके पीछे जीते हुए प्रदेशों में विद्रोह हो रहे थे। सिंधु नदी के पश्चिम में उसका क्षत्रप बीकानेर मारा डाला था और शशिगुप्त को भी देशद्रोह का बदला मृत्यु के रूप में मिला। साक के ठीक पूर्वी के कंठों के समान ही स्वतंत्र और लड़ाकू गणराज्य अभी भी पंजाब में थे और पास ही परलब वाहिक जातियाँ थीं। इन सब के पूर्वों में वंदों की एक विशाल और सशक्त साम्राज्य थी। नंदों की शक्ति का वर्णन सुनकर ही यूनानी का साहस जाता रहा। ठंडे प्रदेश से आने वाले यूनानियों के लिए पंजाब की जलवायु यहाँ की भीषण गर्मी और बरसात भयानक थी। बहुत से यूनानी बीमारी से मरे हुए थे और बीमार होते। इस परिस्थिति में ठहरना उसके लिए कठिन हो रहा था। यूनानी सैनिक बहुत दिनों से बाहर थे और अपने दोस्त लौटने के लिए विलग थे। उसके बहुत से साथी रणभूमि में काम आ रहे थे और अपने घर वालों के बारे में उनको कोई वर्ष तक कोई समाचार नहीं मिलता था। उनके पास सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ वो रास्ते कठिनाई से यूनान के आवश्यक सामान पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस दशा में यूनानी सैनिक चाहते हैं कि जहां तक हो वे शीघ्र ही यूनान वापस लौट जाएं। अब हम देख लेते हैं सिकंदर का भारत से प्रस्थान और उसकी मृत्यु। सिकंदर सिंधु के मुहाने पर 325 ईस्वी पूर्व में दिसंबर ने अपनी मातृभूमि की ओर प्रस्थान किया। अपनी सेना को उसके 2 भागों में बांट दिया। निर्याकस के नेतृत्व में एक भाग समुद्र के मार्ग से पश्चिम की ओर चलता रहा, दूसरा भाग अस्तल के मकरान के रास्ते काबुल बेबीलोन की तरफ जा। सिकंदर अस्तल मार्ग से चला। रास्ते में रेगिस्तान की कठिनाई को झेलते हुए सिकंदर काबुल पहुंचा, जहां पर उसका बड़ा विजयी सम्मान हुआ। सिकंदर युद्धों के घाव से घायल और रास्ते की कठिन श्रम से थका हुआ था। उसमें भीषण ज्वर आया। उसके जीवन में संयम नहीं था। अंततः ज्वर से भी मदिरा पीता रहा। उसका कुफल यह हुआ कि 32 वर्ष की युवावस्था में यूरोप और एशिया का आतंक फैलाने वाला शक्ति और दर्प का पुतला सिकंदर यूनान पहुंचने से पहले 325 से पूर्व में ही उसी स्थान पर चल बसा। तो बस यही